जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा साहब, माय प्लेजर। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये बात की जाती है कि जो बैरूनी ममालिक हैं वो मुदाखलत करते हैं। भारत तो किसी को मुदाखलत नहीं करने देता और कहते हैं कि हमारा पेशेंस ही नहीं है, हम बर्दाश्त करें कि कोई हमारे अंदरूनी मामलात में जो है वो इंटरफेयर करे। लेकिन हमने अमेरिका में दो चीज़ें देखी हैं। एक तो अमेरिका के जो साबिक एलची थे फॉर अफगानिस्तान, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान, ज़ल्मे खलीलजाद, वो कॉन्टीन्यूसली ट्वीट्स कर रहे हैं और पाकिस्तान की सियासत के बारे में वो कहते हैं वो बड़े कंसर्न्ड हैं। और इससे पहले ये भी बात चल रही है कि कुछ 60-65 कांग्रेसमैन ने भी जो लेटर लिखा कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। आप क्या देखते हैं, ये खलीलजाद, ज़ल्मे खलीलजाद साहब क्यों पाकिस्तान की सियासत में इंटरफेयर करते हैं? क्यों वो समझते हैं कि चीज़ें डिस्टेबलाइज हो रही हैं और वो ये तो कहते हैं कि सारा खिता डिस्टेबलाइज हो जाएगा? सर, आप वाशिंगटन डीसी में हैं और आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और आपने काम किया है फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। आप क्या देखते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स की क्या वैल्यू है और हाउ डू यू सी दिस इम्पैक्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट इन पाकिस्तान एज वेल? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि खलीलजादे क्यों परेशान हैं आज। इसमें सबसे बड़ी एक वजह है कि खान साहब ने खलीलजादे ये एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, ये पेंटागन और सारा और सीआईए के आसपास इनकी बड़ी काफी अरसे से इनका अमल दखल है। और जब सीआईए स्टेशन चीफ हायर किया जाए एज अ लॉबियस्ट, तो अल्टीमेटली उसने ट्वीट तो करानी है कहीं ना कहीं से। अब मैं खलीलजादे के बारे में ये कहना चाहूंगा कि खलीलजादे ने आज तक जो प्रोजेक्ट किया है, आज तक वो अमेरिका कभी वो कामयाब नहीं हुआ। मैं वो बताना चाहता हूं। खलीलजादे रिप्रेजेंट करते रहे हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को इराक में, लिबिया में, अफगानिस्तान में, एनवाई टू द प्रेसिडेंट। तो उन वहां से क्या गेन किया है? बल्कि मैं समझूंगा कि फ्लोर सारे प्रोजेक्ट इस तरीके से कि जिस तरीके से अफगान द फॉल ऑफ काबुल इज अ ब्लैक मार्क ऑन द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। इस जिसको कहते हैं फॉल ऑफ काबुल इज अ डार्क चैप्टर इन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। और उसमें खलीलजादे का असर है। और सबसे बड़ी समझी जाती थी कि व्हेन खलीलजादे वाज द एनवाई टू प्रेसिडेंट, ही वाज एंटी पाकिस्तान। ये सारी दुनिया को पता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अखबारात पढ़ते हैं, जो आर्टिकल पढ़ते हैं, उन्हें पता ही वाज एंटी पाकिस्तान, ही वाज नॉट लव्ड बाय पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन। अब आज क्यों उनको सारा चीज नजर आ रही है और बिल्कुल फोकस उनका क्या है? सिर्फ पाकिस्तान का आर्मी चीफ। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि क्यों वो कहां से ये लाइन ले रहे हैं। इस वक्त हमारे अमीरुल मोमिनीन जो है वो भी सिर्फ एक आदमी के पीछे है। वो कहते हैं मैं आर्मी के पीछे नहीं हूं, एक आदमी के पीछे हूं। तो वो भी एक आदमी के पीछे है। खलीलजादे भी उनकी ट्वीट जो है, और मैं समझता हूं ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस इनटू पाकिस्तान से इंटरनल मैटर्स। खलीलजादा से पूछा जाए कि पाकिस्तान, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पाकिस्तान? गलतियां करती होगी आर्मी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो फरिश्ते हैं, लेकिन पाकिस्तान की फेडरेशन की अलामत है। एक इंस्टीट्यूशन है जो पाकिस्तान की, रिगार्डलेस हाउ, बट द सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान की ऑलमोस्ट गारंटी है पाक आर्मी। तो उसके खिलाफ उनका पोक करना, आर्मी चीफ उनको, वो कहते हैं जी आर्मी चीफ को हमारी मर्जी का, और जो उनके मैं ट्वीटें पढ़ रहा था वो वाई, Who the hell you are to begin with? अब दूसरी आपने बात की है कि भारत ने कभी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करता। भारत क्यों बर्दाश्त करेगा? क्योंकि वो तो लोन्स और एड्स पे थोड़ी चल रहा है। हम तो खैरात पे चल रहे हैं ना। जहां से खैरात लेते हैं उनकी ट्वीटों फिर उनकी इंपॉर्टेंस होती है। मैंने माजी में ये सुनता था अक्सर, वो कहते थे अमेरिकन प्रेसिडेंट इन इस्लामाबाद इज मोर स्ट्रॉन्गर देन योर प्रेसिडेंट एंड आर्मी चीफ। क्योंकि वजह यह है कि जब आप उनसे पैसे लेके चल रहे हैं, वो तो फिर आप जाहिर उनको सुनना पड़ता है। अब मैं उसमें बताना चाहूंगा कि खलीलजादा साहब से मैं पूछना चाहता हूं, $85 बिलियन का आप यहां पे असला फेंक कर गए हैं और अपने 11 टीनेजर फौजियों, मरीन्स की डेड बॉडियां उठा के गए हैं। आप अमेरिका को कुछ नहीं दे सके। अब पाकिस्तान को, आप पाकिस्तान में पोक कर रहे हैं। आपको आज बड़ी दर्द हो गई है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की। अब मैं उसमें ये खासकर समझता हूं कि अगर आपको पाकिस्तान की ह्यूमन राइट वायलेशन, तो मोहसन बेग और राना सनाउल्लाह, दे आर नॉट ह्यूमन। तूर और हामिद मीर, दे वर नॉट ह्यूमन। अब आपके पीटीआई के ह्यूमन है और ये ह्यूमन नहीं है। दूसरे जब किसी को पकड़ा जाए, दिस इज रॉन्ग। पाकिस्तान प्लीज ट्राई टू स्टे विद इन योर ओन गाइडलाइंस। आप अगर आप लॉबियस है, मैं इनको लॉबियस कहता हूँ। खलीलजादे इज लॉबियस नाउ। उसमें
दूसरा, बल्कि ना सिर्फ वो, कई और लोग इस वक्त अमेरिका से वो करें। दूसरा मैं बात करना चाहता हूं कि आपने कहा कि यहाँ पे लेजिस्लेटर्स जो है वो लेटर लिख रहे हैं। मेरे भी कुछ कांग्रेसमैन दोस्तों ने मुझसे पूछा था, वो लेटर मेरे पास, मुझे भी उन्होंने व्हाट्सएप किया था कि व्हाट यू थिंक अबाउट इट। वो हमारे जो 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 इस वक्त वो प्यारे डॉक्टर साहबान जो हैं, जो वो बड़े लाडले हैं अमीरुल मोमिनीन के, कहते हैं कि पाकिस्तान को वही बचाएंगे, पैसे लेकर आएंगे, चंदा मामू और पाकिस्तान चलेगा। तो वही हैं जो आपने कांग्रेसमैनों को, डॉक्टर आसिफ साहब जो हैं वो, मैं रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, बट वो इस तरह करते हैं, आधा घंटा इमरान खान के गीत गा के फिर कह देते हैं मेरा पाकिस्तान की किसी पार्टी के साथ तल्लक नहीं है। वो लेटर लिखवा रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, तो ठीक है, होना चाहिए, इनके कोई डजंट मैटर। इस वक्त आप कह रहे हैं कि 50-55 कांग्रेसमैनों ने लेटर लिखे, मैं कहता हूं 155 लेटर लिख दें। उसकी वजह क्या है? हजूर, अमेरिका अब भारत से इजाजत लिए बगैर छींक भी नहीं मारता, उनसे पूछे बगैर पॉलिसी बन ही नहीं सकती। दूसरी अपॉइंटमेंटें छोड़ दें, वाइस प्रेसिडेंट इज इंडियन डिसेंट की है, अमेरिकन। आप अगर ये, आप सिर्फ ये जो आपके इस वक्त वहां सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, जो पीटीआई के, जिनके 25-25 ट्विटर अकाउंट हैं, वो एक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं प्रोपेगेंडा कि अमेरिका से डील हो चुकी है, अमेरिका से। यहां तक किया गया था कि जब हमारे आर्मी चीफ ओमान गए थे तो उन्होंने कहा था ही वेंट देयर टू मीट अमेरिकन। और यार, इन अमेरिकन को अफगानिस्तान की जो हालात छोड़कर गए हैं, अगर इतने स्ट्रांग होते तो वो हमारे जो पठान भाई हैं उनसे ही डील कर लेते। ये मर्दे बीमार हैं, इस वक्त उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। ये सऊदी अरेबिया को नहीं अपने साथ रख सके, ये सीरिया को नहीं कंट्रोल कर सके भाई। और आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, यू आर इररेलेवेंट। और अगर आपके साथ, सबसे बड़ी मैं मिसाल दूंगा, अगर आपके साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप है तो आपको आईएमएफ का पैकेज ही दे देते हो। और दूसरी बात यह है, आज से एग्जैक्टली साल पहले आपके अमीरुल मोमिनीन ने मरासला लहराते थे हर जगह पे, कहना चंडी है। तो अब मेरा मकसद, उनका खलीलजादे इज इररेलेवेंट, बल्कि मुझे अफसोस होता है कि एज एन अमेरिकन, व्हाई आर यू, आई मीन से व्हाई यू आर आफ्टर द पाकिस्तान आर्मी चीफ, व्हाई आर यू? अच्छा, तुम्हें इतना ही दर्द हो रहा है तो पैसे ले दो, आटा नहीं मिल रहा पाकिस्तान, महंगाई बड़ी, 40% इन्फ्लेशन रेट है। जब आप पावर में थे, जब आप रेलिवेंट थे, उस वक्त तो आपने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। आज आपके जो लॉबियस्ट यार दोस्त हैं वो कहते हैं तो आप दिन में 3-3 ट्वीट कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। हाँ, उसमें यह है कि जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान, जिस तरह वॉल स्ट्रीट जर्नल वालों से भी पूछना था, जिन्होंने आज से 2 हफ्ते पहले आर्टिकल 3 हफ्ते लिखा था, उन्होंने कहा था ही इज द मोस्ट पॉपुलर बट ही इज रैकलेस, इज डेंजरस। उनसे भी पूछ लेना था कि उन्होंने वो आर्टिकल क्यों लिखा। और इस वक्त बात बिल्कुल ठीक है कि ठीक, पॉपुलर होना ये जरूरी नहीं है कि उसके हाथ में पाकिस्तान दे के पाकिस्तान को तबाह करवा लिया जाए। बल्कि कल मेरी एक किसी से बात हो रही थी तो मैंने कहा, उन्होंने कहा जी बड़े बड़े तड़प रहे थे यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी। मैंने कहा ठीक है यार, तुम अगर 4 साल की हिस्ट्री नहीं देखना चाहते तो फ्यूचर दिखा देता हूं तुम्हें। उन्होंने कहा कैसे? मैं क्या, चौधरी परवेज लाई साहब ने कहा है कि अगला चीफ मिनिस्टर पंजाब का मैं होगा या मेरा लड़का होगा। तो आप समझते हैं कि चौधरी परवेज लाई और मूनस लाई कैन बिल्ड योर रियासत मदीना एंड कैन लीड द अबर बिन मारूफ, एंड देन इफ दैट्स व्हाट यू थिंक, देन बिस्मिल्लाह करो। लेकिन ये एक दुख वाली बात है, सियासत से सफर शुरू करके मजहब पे इसका एंड हो रहा है। ये दुख वाली बात है, इसमें मजहब को लाया गया है ज्यादा। तार साहब, ज़ल्मे खलीलजाद ने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जो की लीडर्स हैं वो अपने सारे जो इख्तिलाफात हैं उनको मिटा के क्राइसिस जो है उसको ख़त्म करके अपने एक जो ताल्लुकात को इस्टेब्लिश करें। और जो इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो, रूल ऑफ लॉ हो, डेमोक्रेसी हो। तार साहब, ये तो कह रहे हैं कि सारे सियासतदान बैठे हैं। क्या बैरूनी मुल्क जो हैं, ताकतें या रिटायर्ड लोग जो हैं, ये पैगाम दे सकते हैं, ये हमें कह सकते हैं कि सियासतदान बैठे, गो के बिल्कुल बैठना चाहिए, लेकिन ये बात कॉन्टिन्यूसली करना और इमरान खान का इस चीज़ पे खामोश रहना, डेलिब्रेटली खामोश रहना, और बाकी की होल्डर्स का खामोश रहना, ये लगता नहीं है कि हम अभी भी एक साए, खौफ के साए में रहते हैं? हमें ये बयान देना चाहिए और बात करनी चाहिए कि कोई बाहर का मुल्क जो है वो कैसे हमें कह सकता है कि ये सारे लोग बैठे हैं, ये मिल के बात करें। ये स्टेटमेंट को आप क्या समझते हैं? आपको लगता है कि अमेरिकन भी खलीलजाद साहब को समझते होंगे क्या फजूल बातें इररेलेवेंट कर रहे हैं, आप तो इतने लोगे नहीं? चीमा साहब, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि इसका हिना रबानी खर को, मैं कहता हूँ बिलावल साहब को नहीं, हिना रबानी खर को इसका जवाब देना चाहिए।
मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि यू बेटर नॉट इंटरफेयर इनटू आवर स्टेट मैटर्स। और दूसरा, अगर इससे भी बात बढ़ जाए तो इनको चाहिए कि इनकी ट्वीट्स को कंप्लेंट की जाए, अमेरिकन एम्बेसी को एक लेटर लिखा जाए, फोन किया जाए, उनको बताया जाए कि दिस इज एन इंटरफेरेंस इन आवर स्टेट मैटर्स। और दूसरा, उसमें सबसे बड़ी, बिल्कुल डेफिनेटली आई एग्री विद यू, he has no right to suggest you, बल्कि आप कहते हैं कि टेबल पर बैठे सारा कुछ, ओ भाई तुम जिस बंदे की बात कर रहे हो वो तो बैठना ही नहीं चाहता किसी के साथ सबसे पहले। और दूसरी एक बात मैं खास कर कहना चाहता हूँ, किस कैपेसिटी में यू हैव गॉन आफ्टर द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, विच कैपेसिटी? अब मैं बात करता हूँ चीमा साहब, मैं तो पाकिस्तानी अमेरिकन हूँ भाई, मेरा तो मादर मिलत है। बल्कि आज उन्होंने एक और जुल्म किया है, मैं समझता हूँ खलीलजादे ने, उन्होंने उर्दू में ट्वीट की है आज एक। पहले वो अपनी पश्तो में करूं, अपनी फारसी में करते थे अपने लोगों को एड्रेस करने के लिए, और ही इज इवन देन हैज बिकम इररेलेवेंट राइट नाउ अगर देखा जाए। और मैं समझता हूं कि उनके जो मेडल है फाल ऑफ काबल, और जिस तरीके से अमेरिकन जलील हुए हैं तीनों मुल्कों में जहां वो लेके अमेरिका की डिप्लोमेसी करते रहे हैं, ही हैज बिकम कंप्लीटली इररेलेवेंट ऑन द अमेरिकन डिप्लोमेसी और समथिंग और पॉलिसीज। लेकिन ये कि क्योंकि अल्टीमेटली वो जो सीआईए जो स्टेशन चीफ हायर किया हुआ खान साहब ने, दे आर बड़ी बडीज, और उसमें वो समझता है कि मैंने वो डॉलर हलाल करने हैं, वो दो तीन ट्वीट उठते ही कर देता है, वो मेरा मकसद है खामखा। लेकिन ये कि मैं बताना ये चाहता हूं कि अमेरिका एक तो इंटरेस्टेड ही नहीं पाकिस्तान में इस वक्त, बिल्कुल। दूसरा, उसमें मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिका के इस वक्त रेडार पे पाकिस्तान ना है, ना उन्हें चाहिए, और उनको कोई जरूरत हुई भी तो आपसे नहीं वो पूछेंगे। वजह ये है कि वो भारत को नाराज करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बल्कि इस वक्त मैं बताऊंगा आपको कि हाउ दे आर टेकिंग देयर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, लेकिन ज्यादती है। जी मैं तार साहब इस पे एक और बात करना चाहता हूं कि मैं देख रहा था कि जो टेस्ला है उसने लास्ट ईयर भी इंडिया में आने की कोशिश की, लेकिन वो कहते थे पहले हम मार्केट को टेस्ट करना चाहते हैं, हम पहले गाड़ियां इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने अलाउ ना किया। और आज दोबारा फिर टेस्ला जो है वो इंडियन मार्केट में आया है। तो इंडिया के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ये कह रहे हैं ये हमारी जीत है, ये मेक इन इंडिया की। तार साहब, इसमें ये जो मैन्युफैक्चरिंग, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बनना, आप क्या समझते हैं कि एक तो चीज बात की जा रही है कि चाइना से सारी जो सप्लाई चेन है, मैन्युफैक्चरिंग है, एक तो वहां पे पहुंच रही है। आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी इसका कल को फायदा हो सकता है अगर हमारे इंडिया से हालात ठीक हो? और अभी ये भी बताइएगा कि मोदी साहब जो है जापान गए हुए हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट एज वेल तार साहब? चीमा साहब, टेस्ला, बिल्कुल मैं सही बात ये कहूंगा कि भारत की जीत है। पिछली दफा जब टेस्ला वाज इंटरेस्टेड इन, तो टैक्सेस इश्यूज थे इनके ऊपर, जो भारत के अंदर इंपोर्ट टैक्स बहुत ज्यादा थे, और उस पर टेस्ला ने गेव देयर पैकेज बट इंडियन रिफ्यूज। तो मैं समझता हूँ ये वाकई इंडिया की जीत है कि दे आर गेटिंग व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू ऑन देयर ओन टर्म्स। और ये दूसरी बड़ी चीज है एप्पल के बाद। अब मैं बताना चाहूंगा ये क्यों जा रहे हैं सारे लोग, क्योंकि अमेरिका इज पुटिंग गोइंग आफ्टर चाइना एंड सैंक्शंस लगा रहे हैं उनके ऊपर। और उस पे ना सिर्फ ये सिर्फ टेस्ला ही आ रहा है, दूसरे मैन्युफैक्चरर भी जो है वो भागकर वहां से, चाइना से भारत जाएंगे, और यहां से उनको जो उनकी डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं, वो जो भारतीय सीईओ है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए, दे आर वर्किंग ऑन द सेम टाइम। और उसमें आपको पता ही होगा कि भारत जो है पहले वो इंग्लैंड की इकॉनमी को उससे आगे जा चुका है, और उसमें ये एप्पल के बाद दूसरी चीज है। मैं इसके बाद दूसरा भी आपको एक और भी पॉइंट दूंगा, बल्कि मैंने आज ट्वीट की थी, आपने जो पूछा है पाकिस्तान के हवाले से, तो मैंने उसमें कहा था अब जो टेस्ला है वहां मैन्युफैक्चर करेगा गाड़ियां, और बैटरियां भी अपनी वहीं मैन्युफैक्चर करेगा भारत के अंदर। मैं समझता हूँ ये भारत की जीत है। लेकिन उसके मैंने ये ट्वीट किया था, मैं क्या टेस्ला, मैंने ये कहा था कि टेस्ला इज गोइंग आफ्टर देयर एप्पल एंड दे विल मैन्युफैक्चर देयर कार्स एंड बैटरीज देयर एज वेल, एंड यू आर टेकिंग अ नेक्स्ट जनरेशन टुवर्ड्स जिहाद, अ फेक जिहाद for your gain in England and Dubai, when they will get up। हमारी रूलिंग एलीट कब उठेगी या कुछ करेगी? बल्कि सबसे पहले मैं हमेशा यही कहता हूं कि आपकी अफसोस के साथ कहता हूं कि आपकी रूलिंग एलीट पाकिस्तानी ही नहीं है। उनके पास पासपोर्ट तो पाकिस्तानी है, दिल दिमाग लंदन में है उनके, या टोरंटो में, या अमेरिका के अंदर। दुख वाली बात है, हमारा सबसे बड़ा आलमिया यही है कि हमारा नेशनलिज्म नहीं है।
डॉलर और पाउंड की परस्तश करते हैं, इबादत करते हैं, उनकी बाहर के पासपोर्टों की इबादत करते हैं। बस दुख वाली बात यह है, हमें कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें, पाकिस्तान के साथ वफा करना सीखें। हमने नहीं सीखा बिल्कुल। लेकिन उसमें चीमा साहब मैं ये अगले बात ये बताना चाहूंगा कि जो मैं देख रहा था दूसरी चेंज भारत की एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से, भारत ने अपने अफ्रीका के अंदर इस तरीके से अपने मिलिट्री अटैचीज को ट्रेन करके भेजा है कि वहां पे जो रशिया की आर्मामेंट की जो इंटरप्शन आई है, गैप क्रिएट हुआ यूक्रेनियन वार पे। आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, बल्कि मैं उसको ट्वीट किया, अफोर्डेबल आर्मामेंट्स मेड इन इंडिया। तो वो आगे $5 बिलियन का वो असला बेचने के चक्कर में अफ्रीका में। दूसरी चीज बताना चाहूंगा, इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे नंबर 1 माइक्रो चिप्स जो बनाए जाते हैं, कंप्यूटर चिप्स, वो ताइवान में बनाए जाते हैं। और वो ताइवानीज बिजनेसमैन दे आर ऑलरेडी टेकिंग देयर प्लांट्स टू इंडिया इन द केस ऑफ चाइनीज अटैक। तो जहां भी गैप आना होता है वो वहां फौरन भारत पहुंच जाता है। लोग इस तरह करते हैं। लेकिन दुख है कि मैं एक तो मैंने आप हमेशा कहता हूं कि मेरे दिल खून के आंसू होता है जब मैं पाकिस्तान की बात करता हूं। लोग मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोचिप्स, टेस्ला की बातें कर रहे हैं। टेस्ला, हम कहां जा रहे हैं? हम जिहाद। हमारा द मोस्ट पॉपुलर पर्सन हु क्लेम ही इज मोस्ट पॉपुलर, वो कहता है ये सियासत नहीं, जिहाद है। आए जिहाद करें, अमल बिल मारूफ बनाए, आए। दुख मैं किस तरह कंपैरिजन कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि अब तो मैं भारत आपका अफगानिस्तान के साथ भी कंपैरिजन नहीं कर सकता, अफसोस के साथ। अफगानिस्तान भी अब आपसे निकलता आगे जा रहा है और वो परेशान है कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है। और उसमें जो अगली बात मैं बताना चाह रहा था, चीमा साहब, भारत के जो डिप्लोमेटिक सिचुएशन किस तरीके, जो नए ब्लॉक बन रहे हैं, G7 की जो हिरोशिमा के अंदर इस वक्त मीटिंग चल रही है। सबसे पहले तो मैं देखने वालों को आपको बताना चाहूंगा, ये G7 से पहले G8 होती थी, और जब रशिया क्रीमिया में गया तो उन्होंने उनकी मेंबरशिप कैंसिल करके 2014 में उन्होंने इसकी G7 कर दिया था। वहां पे ना सिर्फ ये मीटिंग चल रही है, वहां पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है अगेंस्ट द न्यूक्लियर वॉर्स। अब भारत उसका मेंबर नहीं है, लेकिन भारत इज गोइंग देयर, मिस्टर मोदी इज गोइंग देयर एज एन ऑब्जर्वर। अब वो एक तो ऑब्जर्वर जा रहे हैं, वहां पे क्वाड की मीटिंग्स होगी, उनसे मिलेंगे, और उसके बाद वो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को वहां मिलेंगे। आजकल यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है वो स्पीडों पर हैं। ही वाज इन जद्दा एंड आफ्टर जद्दा ही इज गोइंग देयर। और जो इस वक्त मैं देख रहा हूं, इसके बाद ये अपने पापा गिनी और फिजी के दौरे पर जाएंगे। इस वक्त ज्यादा जोर जो इस वक्त दोनों ममालिक का है, चाइना और अमेरिका का ज्यादा जोर है इस वक्त उस खित्ते में, फिजी और पापा गिनी में। और मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, पापा गिनी और फिजी के अंदर भारतीय निजात जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा उनकी पॉपुलेशन है, और मोदी साहब विल गो देयर एंड ही विल हैव अ पावर शो देयर। पावर शो टू हू? टू अमेरिका, that we are the only one we have ability to rescue you or help you wherever your future plans are. So मैं वही कह रहा था कि आपको खलीलजादा जो है कुछ भी नहीं कर सकते। वो उसकी वजह ये है कि अमेरिका इज, कहते हैं नीज पर, अमेरिका इज ऑन देयर नीज इन फ्रंट ऑफ इंडिया राइट नाउ। तो उसमें वो उनसे पूछे बगैर आपसे बिल्कुल बात करने की पोजीशन में ही नहीं है। वो IMF का पैकेज कहते हैं कि इनका होल्ड कर लो, तो वो होल्ड कर लेते हैं। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि आप इस वक्त, आपको तो मेरा मकसद, जब देखें जियो फेंसिंग करके जो अटैक हुआ है इस वक्त आपका जिना हाउस के ऊपर, कोर कमांडर की रिहाइश के ऊपर, 2200 लोगों की जियो फेंसिंग करके नाम जो है वो PTI को दिए गए हैं। ये खान साहब बार बार कहते हैं ना ये साजिश है, ये साजिश की है। खान साहब जियो फेंसिंग है। आपका जो भांजा है उसने पैंट उठा के लोगों को दिखाई थी कि ये साइज है कोर कमांडर की पतलून का। उसको किस तरह डिनाई करेंगे? आपकी बहनों के फोन थे वहां पर खड़े। अब आप कहते हैं वो मना कर रही थी। अंदर एक फैसलाबाद का रिटायर फौजी है, वो अंदर वीडियो बना के मैं कोर कमांडर की रिहाइश के अंदर फिर रहे थे, आप देखो इतने अगला थी। ये आप दर हकीकत आपने कौम को जेहन में डाल दिया कि आप जिंदा पीर हैं, आप गलतियों से मुबर्रा हैं, आप अवतार हैं खुदा का, शायद आप गलती नहीं कर सकते। नौज़बिल्लाह। वो अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि तार साहब वो इमरान खान साहब अस्पताल एडमिट हो गए हैं अभी शौकत खाना में, अभी 20 मिनट वो तो पहले। नहीं, वो अस्पताल तो वो फोर्ट है ना उनका जी, वो तो रेस्ट हाउस है उनका, वो तो रेस्ट हाउस है। उन्होंने भागे है ना वहां से, जमान पार्क से भाग के कहीं उन्होंने बैठना है जहां दर हकीकत। देखे मैं अफसोस फिर कहूंगा,
लोगों को कहना खौफ के बुत गिरा दो, लोगों से कहना ईमान तक आपका ईमान ताकतवर हो तो जितना आपको खौफ नहीं आता। खुद खान साहब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चले ना, निकलते नहीं 12-12 घंटे वहां से। फिर खान साहब आप अपने ईमान के भी लोगों को मिसाल दें आप। और मैं गारंटी कर देता हूं खान साहब इस वक्त जो है वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए भागे हैं, गारंटी कर देता हूं। खान साहब सुप्रीम कोर्ट के बाहर निकलते, हाई कोर्ट से बाहर निकलते, कहते बंदा 10,000 बार आ गया तो फिर मैं निकलूंगा। अब वो सिर्फ किसी ने मशवरा दिया होगा कि शौकत खानम हॉस्पिटल चले जाएं, वहां आपके मुलाजम और वहां आपके कारकुन आ जाएंगे 15-20 हजार बार और आपको हाथ को नहीं लाएगा। लेकिन इस वक्त जो लोग जेलों में हैं, जिन लोगों के मुस्तकबिल खत्म हो चुके हैं, जिनके सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें आ चुकी हैं, जिनके बच्चों की, जो जियो फेंसिंग पे जिनके सारों के टेलीफोन आ चुके हैं, वो किधर जाएंगे? खान साहब तो मैं समझता हूँ शौकत खानम चले गए, वहां एयर कंडीशन कमरों में बैठे होंगे, आराम करेंगे फर्स्ट क्लास जाके। नर्सें सारा दिन दबाएंगी खान साहब को वहां पे, खाने बड़े बड़े। खान साहब को रान का शौक है, कहते बकरे की रान खाते हैं रोस्ट करा के, वहां राने खाएंगे, जिम वहां पे अपना ट्रेडमिल पे भागेंगे, नर्सा मुठियां छुट्टियां भर देंगी, मेरा मकसद। लेकिन वो जो बंदे दूसरी दुनिया पाकिस्तान जलील हो गया, उसका क्या करेंगे? मुझे कोई एक बंदा आज बता दे कि जितनी भी इनकी लीडरशिप है, किसी का बच्चा देखा है किसी जलसे जुलूस में? किसी जलसे जुलूस में, किसी जियो फैंसी में किसी का बच्चा पकड़ा गया? कौम तबाह कर दी। 25 कहते बच्चे माओ के मारे गए, 25। लेकिन यही अलमिया है, इसी वजह से पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, क्योंकि मेरे जो पाकिस्तानी भाई दे लिविंग इन फिक्शन। जिस तरह बाबे इनको लड़के दे रहे हैं ना, गट कर करके तवीज दे दे के, इसी तरह एक बाबा ऑक्सफोर्ड से पढ़ के गया, उसने शादी की है, प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब वो मेरा मकसद देखे वो क्या कर, वो कहते नहीं जी गलती ये तो कर ही नहीं सकता ना, झूठ तो बोल ही नहीं सकता। हालांकि हर कानून दान ये कह रहा है कि कादर फाउंडेशन जो है वो ओपन शट केस है, और ये इनको भी पता है, इनको भी पता है। उन्होंने भी देखकर उस केस की बेस पे सारा कुछ कर रहे थे, उसमें ये सारे फंसेंगे इंक्लूडिंग हिज वाइफ, लेकिन इनको भी पता है। लेकिन चीमा साहब दुख वाली बात है कि मैं समझता हूं कि ये जो कुछ आज हो रहा है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं हमेशा ही चीमा साहब आपको हमेशा कहता रहा हूं कि पाकिस्तान का फ्यूचर सिर्फ एक बंदे के हाथ में, सिर्फ एक बंदे, आर्मी चीफ। और मैं उस पर मुझे अफसोस है कि देर से ये एक्शन क्यों लिया गया पाकिस्तान को तबाही के जो मुझसे जाती तौर पर पूछा जाए चीमा साहब, ये बहुत पहले करके इकॉनमी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी, ये बहुत पहले करके मैन्युफैक्चरिंग की तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी। डॉक्टर साहब ये सवाल मैं आपसे करने लगा था कि भारत के वो जिनको हम कहते थे यार वो तो चाय वाला है, वो तो G7 में बैठ के और पता नहीं बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग लेके आ रहे हैं इंडिया के अंदर, टेस्ला वहां पे आ गई, वो क्या इंडिया को ख्वाब दिखा रहे हैं 140 करोड़ लोगों को। सानू समझ ही नहीं लगती ऐसा केड़े पासे जाना है, असा सानू ना फौजियां नू समझ लगती है ना सियासतदाना नू समझ लगती है। मतलब डॉक्टर साहब इतने हम इतना इतना केयरलेस कैसे हो सकते हैं? ये मतलब आप एक बात करते हैं कि ये सारे लोग हार्वर्ड और जो कैमरे से पढ़े हुए हैं, हम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं कि हम अपने 30-40 करोड़ लोगों को बेवकूफ इतनी देर बनाया हुआ है और हम खामोशी से जो तबाही की दहाने पे हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये सवाल मेरे ज़हन में आता है कि इतने पढ़े लिखे अच्छे लोग होने के बावजूद भी हम ये क्यों कैसे कर सकते हैं ये जो हमसे गलतियां हुई हैं? चीमा साहब एक गलती नहीं है। मैं अगले दिन एक आर्टिकल पढ़ रहा था किसी जर्नलिस्ट का, उसने कहा कि पाकिस्तान की एजेंसीज दे आर सो स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग, दे कैन हियर द कन्वर्सेशन ऑफ मोदी सिटिंग हियर। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो प्लान बन रहे हैं, जो ज़मान पार्क के अंदर प्लान बन रहे हैं, वो उनको क्यों नहीं नजर आ रही है, वो क्यों नहीं सुनते? लेकिन उसके पीछे वजूहत है, उसके पीछे एक्सटेंशनें आ जाती है, उसके पीछे बच्चे लंदन में दुबई में बैठे हैं वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। आज किसी ने आर्टिकल लिखा था कि हमारे पिछले जो बाजवा साहब के उनके लड़के, उनके बच्चे भी दे आर सिंपैथाइजर विद पीडीए। तो ये दर हकीकत ये बीमारी इतनी फैल चुकी है, इतनी बीमारी फैल चुकी है कि इनको 4 साल की इनको उस्मान बुजदार भूल गया। मैं हैरान। मजहब एक ऐसी चीज है, अफीम है ये, इट्स एन ओपियम। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी आगे फ्यूचर में, खुदा दा ना जो मैथ पढ़ो, खुदा दा ना जो मैं थोड़े पैरी पैना, तो मैथ इंग्लिश पढ़ो, मैथ इंग्लिश अगर सर्वाइव करना है फ्यूचर में। और जिहाद की जान छोड़ो, मैं तरले ले चुका हूं, इट्स नॉट इन योर डीएनए। तुम्हें थोड़े से ब्रिटिश आए थे, थोड़े से मुगल आए थे, मार मार के तुम्हारे हुलिये वो बगाड़ गए।
तुमने उनके खिलाफ तो किया कुछ नहीं। मुगलों के खिलाफ क्या कर लिया था भाई? थोड़े से आए थे, गधों पर बैठ के आते थे, यहाँ पे तुम्हारे पास हाथी होते थे, वो काट के साइड पे हट जाते थे। उनके खिलाफ तो कर को नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है कि काला जादू वो भी करते रहते थे हमारे जो दूसरे, क्योंकि हम सारे, आपको पता है हम सारे हिंदुओं की औलाद है। वो हमारे जो पुजारी थे वो बताते रहते थे कि सूरज उधर चढ़ेगा तो फिर तुमने युद्ध में हमला करना। इतनी देर खोतियां दे आ जाते सन पठान साढ़े अड़े उस गौरी ते दूजे त्रीजे आ जाते सन, वो कोट काट के ते जुतियां शुतियां मार के। पर वो यार तुम्हारे डीएनए में नहीं है ये यार, ये क्या तुम ये फेक एक चीज शुरू कर ली तुमने, जिहाद जिहाद जिहाद। यार कैसी बातें कर, इस्लाम तो समझ लो पहले क्या है। क्या मैं जिस तरह पहले कहता हूं कि कुरान का मतलब है पढ़ो, इकरा पहला लफ्ज है, कौम सारी ने पढ़। जिस मजहब का पहला लफ्ज ही इकरा है, किरत को पढ़ो, कौम सारी ने पढ़। वो कहते नहीं जी पढ़ना नहीं हमने, नहीं पढ़ना, जिहाद करना, पढ़ना नहीं हमने। चलो मैं क्या कर... ताहिर साहब से जो है वो राब्ता मुनक़ता हो गया। मेरा ख्याल है वो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे शायद थोड़ी देर में। अब और वो सारी बात है, जो इम्पोर्टेंट बात ताहिर साहब कर रहे थे वो यही था कि भाई इस्लाम के अंदर, कुरान पाक के अंदर एक वर्ड है इकरा, मतलब पढ़। और लेकिन सारी कौम जो है वो अनपढ़ है। पाकिस्तानी जो सारे हैं, मेजॉरिटी कहा जाता है, हमारा जो लिटरेसी रेट है 60%, बड़ी देर से हम सुनते आ रहे हैं लिटरेसी रेट 60% है। और अगर लिटरेसी रेट हमारा 60% है तो, और वो भी गवर्नमेंट के हिसाब से, और मज़े की बात है अगर आप उसकी डेफिनेशन जाएं तो कि लिटरेसी की क्या डेफिनेशन है, तो वो जो डेफिनेशन भी हमें पता चलेगी कि क्या है। मेरा ख्याल है तारड़ साहब हमें ज्वाइन कर गए हैं दोबारा थोड़ी देर में। तो जी जी तारड़ साहब। जी जी सर। जी। तो तारड़ साहब, बात आप कह रहे थे कि वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे थे कि कुरान पाक कहता है इकरा पढ़, और कौम सारी जो है वो अनपढ़ है। क्योंकि यही है ना कि फोकस पढ़ाई पे नहीं है, जिहाद पे ना। देखना कि लुटमार कहाँ है, माले गनीमत कहां से मिल रहा है भाई। जिस तरीके से मैं मिसाल देता हूं इस वक्त कि किसी चीज पे फोकस नहीं है। हमारे मिडिल ईस्ट वाले भाइयों का 4 शादियों पे फोकस है, टेक्नोलॉजी पे कोई फोकस नहीं है। हमारे इस्लाम के अंदर कहा गया था अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस ओपन योर रिलीजन। इज्तिमा और इज्तिहाद का कॉन्सेप्ट है। रोजा कहते हैं माफ था, लेकिन उस वक्त लोग ऊंटों पे थे, अब जहाजों पे जाते हो तुम, एयर कंडीशनर में बैठे हो, रोजा रखो इस वक्त, लेकिन उधर तवज्जो नहीं है। कुर्बानी का मैं देखिए, कुर्बानी कहते हैं कि अल्लाह के राह में आप सबसे जो आपको पसंदीदा चीज है, कीमती चीज है, वो कुर्बान करो। एक बंदा है उसको हार्ट की दवाई चाहिए, आप बकरे मार मार के उसके सामने रख रहे हो आज भी, कत बोटियां खाओ, उसको दवाई की जरूरत है। एक जाहिल अनपढ़ को किताबों की जरूरत है, वो बकरे की बोटियों से क्या उसको बनेगा, उसको किताबें ले लो। कुर्बानी का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर करते हो इस्लाम के यार, क्योंकि कारोबार इन्वॉल्व है, खालें बेचनी है, खालें खानी है। एक गरीब आदमी को कहते हैं जिस्म से वो नंगा, उसको कपड़े नहीं देते हो, कहते हो बोटियां खाए। इस्लाम को आपने दर हकीकत समझने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि आपने इसको कारोबार बना लिया। आज भी आप बेच रहे हैं। देखिए किस खूबसूरती से नए पाकिस्तान का ड्रामा छोड़ के आपने खादम रिजवी साहब को के वोट बैंक के ऊपर डाका डालना था तो रियासत मदीना पे आ गया। किस खूबसूरती के साथ नया पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान आएगा इमरान, चला जाएगा इमरान, गाने लगाए, मेरे जैसे बंदे भी पागल हो गए पीछे पीछे। फिर आगे से उस्मान बुजदार हमारे मुंह पे ठा मारा उन्होंने, क्या लो चलो क्या क्या हो सकता है। तार साहब, आज वो बड़ी हर बंदा ये कहते हैं, आज एक दोस्त प्रोफेसर साहब से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि इमरान खान जितने करिश्मेटिक थे और वो जितने अथॉरिटेरियन है, और उन्होंने जो कौम का मजाज बना दिया, यूथ का जो मजाज बना दिया, वो इस मजाज को डेमोक्रेटिक भी कर सकते थे, एक अच्छा मजाज भी क्रिएट कर सकते, लेकिन उन्होंने जो मजाज क्रिएट कर दिया हर शख्स कहता है तोड़ दो, फाड़ दो, चीर दो, ये कर दो। हम वो एक डायरेक्शन दे सकते थे, वो हमेशा याद रखे जाते, लेकिन ना उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। वैसे भी हर तरफ जो है वो अफरा तफरी है, और ये जो लीडर हमारे हुक्मरान है, इनकी तो बात ही कोई नहीं करता, इनको तो खैर पूछते ही कोई नहीं। और एक बंदा जो था वो पॉपुलर था, वो उसने अपने अंदर अथॉरिटेरियनिज्म इतनी ज्यादा थी कि उसने कौम की डायरेक्शन ही बदल दी।
देखिए, जो इस वक्त पार्टियां इस वक्त उनके मुकाबले में खड़ी हैं, तो खुद भी वो 70 ईयर्स ओल्ड ना, कोई बच्चे नहीं है, लेकिन उन्होंने कॉन्सेप्ट सर पे बाल शाल लगवा के हर वक्त वो पाउडर शाउडर अपना करके मेकअप वगैरह फेशियल करा के, तो वो कॉन्सेप्ट यही इस तरह देते हैं जिस तरह वो अभी भी 25 साल के हैं। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर खूबसूरती बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका लीडर खूबसूरत नहीं होगा, अवाम जलसों में नहीं आएगी। उन्हें भी पता था इस बात का, उनको भी पता था। आप बिलावल भुट्टो देख लें, आप मरियम नवाज देख लें, इसमें खूबसूरती इज अ बिग एलिमेंट। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बहुत बड़ा एक फैक्टर है। उसमें चीमा साहब, दर हकीकत यहाँ पे जमहूरियत एक फिक्शन है। जहां से जमहूरियत शुरू हुई थी अमेरिका से, इंग्लैंड से, वहां पे सही काम नहीं कर रही है। पाकिस्तान के तो मिजाज में, डेवलपिंग कंट्रीज में, जहां लोगों को पता ही नहीं जमहूरियत क्या है, जहां तालीम ही नहीं है लोगों के पास, वहां जमहूरियत तो वो चल ही नहीं सकती ना। डेवलपिंग कंट्रीज जिस तरह पाकिस्तान, वहां तो सिंसियर डिक्टेटरशिप से आप गुजारा कर सकते हैं, और यहाँ किंगशिप से कर सकते हैं, जिस तरह पीरों मुरीदों से करते हैं आप। देखे ना, आपके पीर मुरीद जो है गवर्नमेंट से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं आप, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी भेजते हैं, वो कारोबार है उनका। तो उसमें चीमा साहब, दर हकीकत दुख वाली बात यह है कि खान साहब देखें, मैं समझता हूँ खान साहब अगर असेंबली में अपोजिशन में बैठ जाते तो उनका कद काठ बहुत बढ़ता, और उसमें बैठ के कौम की नर्चर करते, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, तकरीरें करते रोजाना असेंबली के अंदर, खूबसूरत तकरीरें करते, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते। बल्कि सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल साइंस एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कैन नॉट वर्क विदाउट द हेल्दी अपोजिशन। एक हेल्दी अपोजिशन का रोल अदा करते, कौम की तरबियत करते, जमहूरियत की तरबियत करते, जमहूरियत की बुनियादें ज्यादा गहरी करते पाकिस्तान में। लेकिन उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है, मेरी मर्जी का जज, मेरी मर्जी का आर्मी चीफ, मेरी मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर, मेरी मर्जी की हर चीज। ये सारा कुछ डिक्टेटर। खान साहब ओरिजिनली, मेरा ख्याल है कि इज अ डिक्टेटर माइंडसेट है इनका। और जिस तरह एक और बात बताना चाहूंगा, वो किस तरह है, मेरा सपोर्टिंग आर्गूमेंट चीमा साहब इसके साथ ये है। इन्होंने फरमाइश की थी बाजवा साहब को कि इन सबको केसेस के अंदर नाहल करवाओ और 10-10 साल की सजा दो। बल्कि जब ये बात जब लीक होकर अपोजिशन के पास गई थी, पीडीएम के पास, उन्हें अपने सर्वाइवल का खतरा पड़ गया था। दैट वाज द रीजन दे केम ऑफ फॉर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। उन्हें नजर आ रहा था कि या हम जेलों में जाएंगे 10-10 साल और नाहल हो जाएंगे, या हम सर्वाइव करें इकट्ठे होकर। तो खान साहब इज अ डिक्टेटर माइंडसेट। अब देखें, किसी के साथ नेगोशिएट ना करना, किसी के साथ ना बैठना। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं। इन्होंने इलेक्शन के लिए जो 3 बंदे भेजे थे, सुना वो एक डेट के ऊपर वो एग्री कर गए थे सारे, लेकिन जब वो वापस खान साहब के पास आए, खान साहब जवाब देंगे। खान साहब की आज की मिसाल देख रहे हैं कि वो अंदर घर की तलाशी लेना चाहते हैं, खान साहब उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, वो अपनी टर्म्स दे रहे हैं कि एक बंदा। और खान साहब कहते हैं कि वो साई ग्रुप आए, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर वो आए, तो मैं उस पे वो आए। खान साहब कहते हैं जी इसकी तफ्तीश कराए तो वो बंदियाल साहब करें, जो ये जिना हाउस वाला, अपनी मर्जी का जो बंदा होगा ना उसको नॉमिनेट करें। आज उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के जो उनकी गाइडलाइंस के अंदर मेरी तलाशी ली जाए, और जो वो कहते हैं दूसरे जो 2200 लोगों की कहते हैं कमीशन बनाए, वो बंदियाल साहब गाइड उसके ऊपर बैठे। पता नहीं कैसा बंदा है, कुछ समझ नहीं है। अभी तक उसके सर से पाकिस्तान का कैप, वो जो वर्ल्ड कैंप जीता, जो कप जीता था, वो ही नहीं दिखा रहा उस बंदे के सिर। ओए मिस्टर ISP यार, तू तो पैदा ही नहीं हुआ तो मैं तो वर्ल्ड कप लेकर आया था। सुल्तान राइस इंस्पायर्ड लग रहे हैं, ये पता नहीं क्या बात। ये कंट्री है यार, कोई तमीज के साथ लोगों के साथ बात करो। और मिस्टर ISI, और बॉडी लैंग्वेज देखिए इस तरह से करके सीधा होकर जब बैठे सड़क पे, खुदा ना यार, सही बात किया। कौम चली पागल। गेट को जाके चूम रहे हैं, जमानत पार के गेट को चूम रहे, कहते हैं मुर्शद आए, अंदर जिंदा पीर है। जन्नत के टिकट बिक रहे हैं, 1-1 करोड़ 20-20 लाख के जन्नत के टिकट बिके। चीमा साहब, असल दर हकीकत ये है, देखे फिर वो एवं इतनी चढ़ावे चढ़ते, फिर मजारा देते, फिर उत्थे लड़ाइयां होती, तमाशे से कौन फिर ठीक किया जाए। मैं मेरे स्पीचलेस। हाँ, दुख इस बात का होता है, खुशी भी होती है, दुख भी होती है। खुशी इस बात की होती है, ठीक है, कि इंडिया इज राइजिंग और रीजन में है। और पाकिस्तान अगर सोचा जाए, मैं हमेशा एक बात आपके बैठ के सेगमेंट में करता हूँ, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा है पाकिस्तान भारत रिलेशनशिप, ठीक है। पाकिस्तान की जरूरत है, भारत की जरूरत नहीं है। और दूसरा, टाइम हैज कम अप, द वाइज सोल्यूशन ऑफ द पाकिस्तान इज टू रिकॉग्नाइज द ग्रोथ ऑफ इंडिया एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम। नफरतों में, शरारतों में आप लर्न कुछ नहीं कर सकते। लर्न करने की कोशिश करें उनसे भी,
बांग्लादेश से और चाइना से। और चाइना से देखिए, मैं एक और छोटी सी मिसाल आपको देना चाहता हूं कि चाइना में ये 2200 लोगों का जो जियो फेंसिंग दी गई है, अगर इनको सजा ना दी गई चीमा साहब, तो फ्यूचर में पाकिस्तान के अंदर दोबारा इसी तरह के वाकयात होंगे, कोई फ्यूचर नहीं। मैं एक ऐसा बंदा हूं, मैं समझता हूं आपके इस वक्त आई एम अ सन ऑफ अ लॉयर, लॉयर माई सेल्फ, ब्रदर ऑफ अ लॉयर एंड नाउ फादर ऑफ द लॉयर। मैंने आज तक जिंदगी में इस तरह के जुडिशियल डिसीजन नहीं देखे जिस तरह के अगले दिनों ने दिए। 31 मई तक कोई भी जुर्म कर ले, इसको नहीं हाथ लगाया जा सकता। मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा जहां जज ऑर्डर करे कि मर्सिडीज गाड़ी लाओ और उसको जजों के एंट्रेंस से लेकर आओ, आज तक मैंने। और उनको ऐसी जमानत दी गई है कि वो कुछ भी कर ले उसको हाथ ना लगाए। अब मैं ये भाग भाग कर चाइना जाते हैं, कमीशनें लेते हैं वहां प्रोजेक्ट से, सी पैक बनवा रहे हो, ग्वादर उनको दे दिया है, वहां से एक चीज नहीं सीखी। वहां जिसको सजा दी जाती है उसको गोली मारी जाती है, गोली का बिल भी उसी से लिया जाता है। जिसको सजा दी जाती है वो जेल में जाता है, उसके लवाहकीन और उसकी प्रॉपर्टी उनसे खर्चा लिया जाता है उसका जेल में रहने का। फिर सबसे बड़ी बात है जो मैं अगले दिन एक आर्टिकल में पढ़ा कि जितने आपके इस वक्त सी प्रोजेक्ट सी पैक पे जो चाइनीज लेबर आ रही है, सारे क्रिमिनल है, उनकी सजा का हिस्सा है यहाँ पे आके काम करना। ये चीजें क्यों नहीं लर्न करते हो वहां से? ये क्यों नहीं लर्न करते हो? बाकी तो हर वक्त कहते हो जी हिमालय से ऊंची दोस्ती है, फलानी दोस्ती है, अपनी मतलब की कमीशन की लेते हो चीजें, कमीशन दुबई में ले लेते हो उनसे, डीलें उनसे भाग के कर लेते हो सारे, लेकिन लर्न कुछ नहीं करते उनसे। यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को रूल करने वाले पाकिस्तानी नहीं हैं, उनके दिल और दिमाग लंदन में है। और ये 25 करोड़ लोग जो हैं, इसीलिए मैं कहता हूं ये आंखों से अंधे और कानों से बहरे हो चुके हैं और इनको जन्नत के टिकट भेज जाते हैं, अपने बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं। चलो चीमा साहब क्या फिर दुआ खैर। बिल्कुल सही कहा तार साहब, आपने कहा कि चाइना, बांग्लादेश और इंडिया से सीखने की ज़रूरत है। और जिस तरह आपने कहा कि हेल्दी ऑपोजिशन जो होती है वही एक हेल्दी होती है। अगर इमरान खान साहब पार्लियामेंट में होते तो आज चीज़ें मुख्तलिफ होती ना। ये बच्चे जो हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ ये सारी चीज़ें करते ना, मुल्क जो है वो हमारे शुहदा के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ करते। अनफॉर्चुनेटली एक जग हंसाई हमारी हो रही है, G7 भारत G7 में बैठा हुआ है और हम इधर जो है वो जियो फेंसिंग करके बंदे पड़न रहे हैं। और एक कौम जो है वो जी कि जी इमरान खान साहब जो है खिताब हो रहा है और ये चीज़ें हो रही हैं अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू वेरी मच सर तार साहब। सर इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। आपके वक्त का